स्टूडेंट्स, अनोमीय उपकरण के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह पता हो कि ओमीय उपकरण क्या होते हैं। तो ऐसे उपकरण जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम ओमीय उपकरण कहते हैं। मतलब ओम का नियम कहता क्या है कि अगर आपने किसी भी चालक या किसी भी उपकरण के सिरों पर एक विभवांतर लगाया तो उसके सिरों पर एक विद्युत धारा आएगी और दोनों के अनुपात से हमें मिल जाएगा उस उपकरण का या उस तार का वैद्युत प्रतिरोध। अगर आप उस चालक तार के या उपकरण के सिरों पर विभवांतर बदलते हो, मतलब विभवांतर को आपने 5 गुना कर दिया, तो विद्युत धारा भी 5 गुना बढ़ जाती है। तो वैद्युत प्रतिरोध हर बार कैसा आता है? नियत। लेकिन हर उपकरण के लिए ऐसा नहीं होता कि अगर आप विभवांतर को बदलोगे तो विद्युत धारा भी उसी अनुपात में बदल जाएगी। कुछ उपकरण ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर आप वैद्युत विभवांतर को बदलो तो विद्युत धारा बदल तो सकती है लेकिन उसी अनुपात में नहीं बदलती। कभी कभी वैद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं कि आप वैद्युत विभवांतर को बढ़ा रहे हो, विद्युत धारा घट रही है। तो जो उपकरण ओम के नियम का पालन ना करें उन सभी उपकरण को हम कहते हैं अनोमीय उपकरण। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम ये पता करते हैं कि किसी अनओमीय उपकरण के लिए अगर हमें विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ दे दिया जाए तो वहां से वैद्युत प्रतिरोध का तात्कालिक मान, औसत मान और दो बिंदुओं पर जो वैद्युत प्रतिरोध है उनके मानों की तुलना किस तरह से करते हैं। तो ये जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ है वो एक एलईडी के लिए है। जो एलईडी बल्ब आप अपने घर में लगाकर रखते हो वो एलईडी बल्ब ओम के नियम का पालन नहीं करते। उनमें एक नियत विभवांतर तक तो कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और उसके बाद थोड़ा सा विभवांतर बढ़ाने पर विद्युत धारा बहुत तेजी से बदलती है। तो इसमें अगर आप सभी जगह V/I का मान निकालोगे तो वो समान नहीं आएगा। तो ये कैसा उपकरण है? अनओमीय उपकरण। तो अगर आप इस ग्राफ को देख करके किसी भी बिंदु पर वैद्युत प्रतिरोध का तात्कालिक मान निकालना चाहते हो तो क्या करना है? उस बिंदु पर आपको वैद्युत विभवांतर का मान पता करना है और उसके हिसाब से ये देखना है कि उस विभवांतर पर विद्युत धारा क्या आ रही है। दोनों के अनुपात से आपको मिलेगा तात्कालिक वैद्युत प्रतिरोध का मान। तो अगर आप 1 वोल्ट पर वैद्युत प्रतिरोध का मान निकालना चाहते हो तो वैद्युत विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट। और उस विभवांतर पर विद्युत धारा कितनी आ रही है? 2 मिली एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा मिली एम्पियर में है। मिली एम्पियर को मैं एम्पियर में परिवर्तित कर लेता हूं और 10 की घात -3 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद +3 हो जाएगा और बटे में 2। तो 1000 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 500 ओम। ये क्या आएगा? इस वाले बिंदु पर वैद्युत प्रतिरोध का तात्कालिक मान। और बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपसे 1.2 वोल्ट पर वैद्युत प्रतिरोध का मान पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे? आप ये देखोगे कि 1.2 वोल्ट पर विद्युत धारा का मान क्या है। तो वो हमें दिख रहा है, वो कितना है? 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को फिर से मैं किस में परिवर्तित कर लेता हूं? एम्पियर में। -3 से गुणा करने के बाद -3 ऊपर जाएगा तो +3। 1.2 का 1000 से गुणा करूंगा तो क्या बनेगा? 1200 और 1200 को विभाजित कर देना है 5 से। तो इस बार आप क्या देखोगे? 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20 और 240 ओम क्या आएगा? इस बिंदु पर वैद्युत प्रतिरोध का मान। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बदल रहा है वैद्युत प्रतिरोध का मान बदल रहा है। तो ये कैसा उपकरण है? अनओमीय उपकरण। और अगर मान लो आपको इसी ग्राफ से वैद्युत प्रतिरोध का औसत मान निकालना है तो औसत मान निकलता है 2 विभवांतरों के बीच में। उसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा? पहले आपको ये देखना पड़ेगा विभवांतर के मान में कितना परिवर्तन हुआ। जैसे मान लो आप 1 वोल्ट और 1.1 वोल्ट के बीच में पता करना चाहते हो तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर में परिवर्तन कितना हुआ है? 0.1 वोल्ट का। और इस विभवांतर को परिवर्तित करने पर विद्युत धारा में कितना परिवर्तन हुआ? वो 2 मिली एम्पियर से बढ़कर कितनी होगी? 3 मिली एम्पियर। तो विद्युत धारा का परिवर्तन कितना आ गया? 1 मिली एम्पियर का। 10 की घात -3 ऊपर जाएगा, फिर से +3। 1000 का 0.1 से गुणा करोगे तो 100 और 100 को 1 से डिवाइड करोगे तो वैद्युत प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 100 ओम। ये क्या है? औसत प्रतिरोध का मान 1 और 1.1 वोल्ट के बीच में। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि हमें विभवांतर और धाराओं के मान दिखाई नहीं जाते और फिर हमसे 2 बिंदुओं पर वैद्युत प्रतिरोध के मानों की तुलना करने के लिए कहा जाता है। जैसे ये 2 बिंदु हैं A और B। कहा जाए इन दोनों बिंदुओं में से किस बिंदु पर वैद्युत प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा, ये बताएं आप। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है? इन दोनों ही बिंदुओं पर स्पर्श रेखा बनानी है और उन स्पर्श रेखाओं को तब तक आगे बढ़ाना है जब तक वैद्युत धारा वाली अक्ष को वो कट ना कर दे। तो ये तो क्या होगी? बिंदु A पर स्पर्श रेखा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बिंदु B पर स्पर्श रेखा बनाओगे तो वो आगे कहीं तो जाकर के विद्युत धारा वाली अक्ष को काटेगी।
फिर आपको ये देखना है कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं वो विद्युत धारा वाली अक्ष के साथ कितना कितना कोण बना रही है। तो आपको दिख रहा होगा कि बिंदु ए पर डाली गई स्पर्श रेखा विद्युत धारा अक्ष के साथ ज्यादा कोण बना रही है और बिंदु बी पर डाली गई स्पर्श रेखा कम कोण बना रही है। तो आप क्या कहोगे, थीटा बी थीटा ए से कम है। और आपको वैद्युत प्रतिरोध मिलता है किससे, टेन थीटा से। तो अगर थीटा कम है तो आपका टेन थीटा भी कम होगा, किससे, टेन थीटा बी का टेन थीटा ए से कम होगा। तो आप क्या कहोगे कि आर ए की तुलना में आर बी पर जो वैद्युत प्रतिरोध का मान है वो कम होगा। तो इस तरह से आप दो बिंदुओं पर वैद्युत प्रतिरोध के मानों की तुलना भी कर सकते हो एक अनओमीय उपकरण के लिए। अब आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि एक अनओमीय उपकरण के लिए वैद्युत धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ दिखता किस तरह से। उस ग्राफ से किसी भी बिंदु पर वैद्युत प्रतिरोध का मान या फिर दो धाराओं के बीच में औसत वैद्युत प्रतिरोध का मान किस तरह से निकालते हैं। तो ये जो ओम का नियम है कि वैद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के हमेशा अनुक्रमानुपाती होते हैं, इसकी कुछ सीमाएं हैं। और अगर आप उन सीमाओं को या लिमिटेशंस को जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे अध्याय स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है। इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो।